Hello and welcome to our channel Kota Career Point. Myself Mahendra Singh Naruka. I am faculty of social science at Kota Career Point. In this video हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया के बारे में कि भारत में जल संसाधन किस प्रकार से हैं. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट सेकेंड. आपको इसमें काफ़ी नॉलेज डेवलप होगा आपका. यू ऑल नो वाटर रिसोर्स, इसके पीछे जो टर्म यूज़ किया है रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन. अब रिसोर्स बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है? रिसोर्स मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारी ज़रूरत सेटिस्फाई होती है, जिससे हमारी ज़रूरत पूरी होती है. फॉर एग्जांपल प्यास लगी तो पानी पी लिया, मतलब वाटर रिसोर्स है, क्योंकि हमारी थर्स्ट को सेटिस्फाई करती है. भूख लगी खाना खा लिया, सो फूड इज़ रिसोर्सेस. कुछ मैन मेड रिसोर्स होते हैं, जैसे गर्मी लगी तो पंखा कूलर एसी चला लिया. तो पंखा कूलर एसी ऑल दीज आर मैन मेड रिसोर्स. इसी तरह से कुछ ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स वकील, ये ह्यूमन रिसोर्स हैं, अपनी अपनी जगह पर काम आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट वाटर रिसोर्स चैप्टर. सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे. क्या है इसके इंट्रोडक्शन में? आप सभी जानते हैं कि वाटर जो है काफ़ी प्रीशियस गिफ्ट है नेचर के द्वारा दिया गया, जिससे पूरे हमारे धरती पर, पूरे प्लानेट अर्थ पर सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ इसी की वजह से की जा सकती है. आप इस पाई डायग्राम में देख सकते हो, इजीली यू कैन नोटिस ओवर हियर कि वाटर का ओवरऑल आप देखोगे तो 97% ओशियन वाटर है और फ्रेश वाटर जो है 3% है. इज़ दैट क्लियर? 97% ओशियन वाटर है, 3% फ्रेश वाटर. अब इस फ्रेश वाटर को हम अलग से देखें तो हमारे को समझ में आएगा. जब हम इस फ्रेश वाटर को देखते हैं तब हम इजीली इस फ्रेश वाटर को आगे हम देखते हैं तो इसमें हमारे को फ्रेश वाटर भी क्या है कि जमे हुए रूप में, यानी कि आइस कैप्स में 79% मिलेगा. आइस कैप्स मतलब बर्फ़ के रूप में जमा हुआ, ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ, ये जो है ये मिलेगा अपने को 79% के रूप में. फिर इसके बाद में ग्राउंड वाटर कितना है? ये है 29%. ग्राउंड वाटर 29% है, इसको हम यूज़ में ले सकते हैं. फिर इसके अलावा ये जो एक्सेसिबल सरफेस वाटर जो है ये 1% है. ये एक्सेसिबल सरफेस फ्रेश वाटर से मतलब है रिवर्स वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं. फर्दर इसमें हम आगे और जानकारी जुटाते हैं तो हमें मिलेगा इसके अंदर, इस रिमेनिंग 1% के अंदर आप देखिए कि लेक्स 52% फॉर्म करती हैं. तो लेक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लिविंग स्टाइल के अंदर. फिर इसके अलावा वाटर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये है 1%, रिवर्स 1%, वाटर वेपर ये भी एक वाटर क्या है कि इसको भी अपन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाटर वेपर कंडेंस होने के रेनफॉल के बाद ही मिलेगा. ये है 8%, सॉइल मॉइस्चर 38%. तो ये वाटर वेपर से संबंधित स्टैटिस्टिक्स हैं. स्टैटिस्टिक्स कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स अलग अलग बुक्स में अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी जाती है, बट मोर और लेस जो है ये सेम ही स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं. आगे हम प्रोसीड करते हैं कि एक सर्वे किया गया था. उस सर्वे के अंदर बताया जाता है कि टोटल वाटर जो इंडिया के अंदर अवेलेबल है वो 1869 मीटर्स है. तो उसमें से आउट ऑफ 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, 1 क्यूबिक मीटर मीन्स 1000 लीटर्स. तो इंडिया के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी जो है ये है 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर्स. तो आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि 1869 आगे बिलियन मतलब अरब, और फिर क्यूबिक मीटर्स यानी कि 1000 लीटर्स. तो इसके आगे कहने का मतलब होंगे लगभग 15-16 जीरो आएंगे इस पूरी संख्या के आगे. तो इतना वाटर इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट अवेलेबल है. ये एक वाटर डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए स्टैटिस्टिक्स है, काफ़ी रिलायबल स्टैटिस्टिक्स है. इसमें से हम केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर को ही यूज़ कर सकते हैं, और इतना ही हम यूज़ कर रहे हैं. अब ये 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर्स में से भी आप देखिएगा कि
कि 600 बिलियन क्यूबिक मीटर तो सरफेस वाटर है, यानी कि रिवर्स में है, लेक्स में है, ऐसे सोर्सेस में है, और 433 बिलियन क्यूबिक मीटर्स जो है वो अंडरग्राउंड वाटर में है, यानी कि ट्यूबवेल्स में है, यानी कि हैंडपम्प्स के द्वारा निकाला जाने वाला वाटर है, यानी कि वेल्स के द्वारा निकाले जाने वाले वाटर हैं, वो 433 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हैं। तो ये अंडरग्राउंड वाटर है और ज़्यादातर सरफेस वाटर है, लेकिन सरफेस वाटर को हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम एक्सप्लॉइट करते हैं, अननेसेसरीली इसको वेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद में 2000 में, इन द ईयर 2000 इन इंडिया, द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर वॉज 634 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। लेकिन उम्मीद की जा रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हो जाएगा। सो ओवरऑल इट्स अ साइन ऑफ डेंजर फॉर अस, क्योंकि वाटर के बिना तो लाइफ पॉसिबल नहीं है ना आगे जाकर। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती वाली बात है। ऑल्सो ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वाटर रिसोर्सेज, हमारे पास क्या हो रहा है कि वाटर मैनेजमेंट जो है लड़खड़ा गया है। हमारे पास वाटर की काफ़ी क्राइसिस होने वाली हैं और ये चलकर एक आने वाले टाइम में एक वाटर वार के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा सिनेरियो जो है एक जल युद्ध में तब्दील हो जाएगा। सो एडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन इज़ द नीड ऑफ आवर, ये काफ़ी आवश्यक हो गया है कि पानी का प्रबंध अच्छे से किया जाए और पानी को कंजर्व किया जाए, पानी को हमें बचा कर रखना चाहिए। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड हम बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट के बारे में। तो देखते हैं क्या होता है वाटर मैनेजमेंट। अब वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अधिकतर रेन वाटर जो है वो नदियों के माध्यम से समुद्रों में बह जाता है। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स वेस्टेड इनटू द सीज थ्रू द रिवर्स। सो इनफ वाटर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। क्यों ज़रूरत है वाटर मैनेजमेंट की? देर आर सम रीजन्स। नंबर 1, टू यूटिलाइज वेस्टेड वाटर सो दैट वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई जनसंख्या की पूर्ति के लिए, उनके पानी की पूर्ति के लिए हमें वेस्टेड वाटर को यूज़ करना पड़ेगा, उसे रिसाइकल करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, ये जो बाढ़, भूकंप, सूखा, अकाल, इन सभी की त्रासदियों को झेलने के लिए भी हमें वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये टेक्निक हमें अपनानी पड़ेगी ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा रिसोर्स दे पाएँ। अदरवाइज़ उनके लिए हम वाटर अगर नहीं दे पाए तो ये हमारी सबसे बड़ी फेलियर होगी। भले ही हम इतने बड़े सिविलाइज्ड नेशन से बिलोंग करते हैं, भले ही हम इतने टेक्नोलॉजिकली साउंड हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारी पीढ़ी को देने के लिए जिसकी वजह से हम एक परेशानी में पड़ सकते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री मेनी मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट्स वेर स्टार्टेड। ये कब कैसे स्टार्ट किया? 5 ईयर प्लान्स के थ्रू स्टार्ट किए गए थे और इनका क्रेडिट जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट्स को तो एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया तक कहा है कि आधुनिक भारत के मंदिर हैं। कौन है मंदिर? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, डैम से फिशिंग, डैम से नेविगेशन, डैम से इरिगेशन, डैम से ड्रिंकिंग वाटर। तो ये 4-5 पर्पस को जब पूरा करता है ना, तो इस वजह से इसको अपन कह सकते हैं इट इज़ द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ये कहा गया है मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट्स को। ओके, नेक्स्ट, इन इंडिया मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। भारत में ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों ही इसके ऊपर काम करती हैं मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स हैं भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नांगल डैम ये एक इम्पोर्टेंट डैम है इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में। फिर रिहंद डैम, दामोदर डैम, हीराकुंड डैम, कोसी, टिहरी एट्सेट्रा। ये कुछ गिने चुने इम्पोर्टेंट नेम्स हैं हमारे डैम्स के।
लिस्ट के अंदर। फिर आ जाते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट्स में क्या होता है कि यहाँ पर एक या दो राज्यों की सरकारें मिलकर एक प्रोजेक्ट को पूरा करती है। अच्छा, इसमें दो सरकारों मिलने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? डैम तो एक फिक्स्ड पॉइंट पर बनाया जाता है, बट कीप रिमेंबर ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें रिवर जो है वो 2-3 स्टेट्स में एक साथ फ्लो होती है। 2-3 स्टेट्स की बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाती है रिवर्स, तो इस वजह से इसका नाम आया जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं चंबल। चंबल जो है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की जॉइंट वेंचर है। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्य इस परियोजनाओं को चला रहे हैं। फिर इसके बाद में नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, ये अकेले आंध्र प्रदेश के द्वारा मैनेज की जाती है। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक के द्वारा। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात, एमपी, राजस्थान के द्वारा। मयूराक्षी एंड फरक्का प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल के द्वारा। माही प्रोजेक्ट गुजरात, राजस्थान के द्वारा। गंडक वाटर प्रोजेक्ट ये बिहार, उत्तर प्रदेश के जॉइंट इफेक्ट हैं। और मत्स्यकुंड प्रोजेक्ट आंध्र एंड ओडिशा के द्वारा कराए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं। और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने बताया, दे आर बेसिकली लार्ज स्केल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर क्या किया जाता है? वाटर रिटेंशन, इरिगेशन, फिर इसके अलावा वाटर प्रोसेसिंग, फिर इसके अलावा पावर जनरेशन, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दी जाती हैं, जिससे काफ़ी कुछ देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। आगे हम बात करेंगे, ये जो सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इम्पोर्टेंट डैम है भाखड़ा नांगल डैम, उसके बारे में हम ध्यान रखते हैं, उसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं भाखड़ा नांगल डैम इस मैप में, ऑन गिवन मैप ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको यहाँ पर भाखड़ा नांगल लिखा हुआ एक प्लेस मिलेगा। सो हियर इज़ एन इम्पोर्टेंट डैम, सतलज रिवर पर एक डैम बनाया हुआ है, भाखड़ा नांगल डैम। सो भाखड़ा नांगल डैम, दिस डैम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1948 एंड द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 1963। 1963 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। और ये देश का बिगेस्ट और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि सतलज रिवर के तट पर स्थित है, नियर बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश। ऑल्सो इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। फिर इसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। दूसरी ऑब्जेक्टिव पावर जनरेट करना। तीसरी ऑब्जेक्टिव पोर्टेबल वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना। और फाइनल ऑब्जेक्टिव जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल रीजन्स लाइंग बिटवीन सतलज एंड यमुना। तो सतलज और यमुना नदी के बीच में जो केंद्रीय इलाके हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराना। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 डैम्स बनाए गए हैं अंबाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब के अंदर। तो पहला डैम है भाखड़ा नाम की प्लेस में, विच इज़ 518 बाय 168 मीटर्स इन डायमेंशन, यानी कि 518.16 मीटर तो लंबा है और 167.64 मीटर ऊंचा है। सो दिस इज़ बिल्ट ऑन एलिवेटेड पिलर्स, सीमेंट और कंक्रीट के एलिवेटेड ऊंचाई वाले पिलर्स पर ये बनाया गया है। और ये डैम जो है वर्ल्ड्स स्टेट डैम्स की कैटेगरी में बिगेस्ट है, मतलब सीधे डैम्स की कैटेगरी में सबसे बड़ा है, नॉट ऊंचे डैम्स की कैटेगरी में, सीधे डैम्स स्ट्रेट डैम्स की कैटेगरी में सबसे ऊपर है। फिर इसका जो दूसरा डैम है वो नांगल नाम की प्लेस में बनाया गया है, विच इज़ 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम द भाखड़ा प्लेस। तो ये 2 डैम्स बनाया गया, भाखड़ा एक अलग प्लेस है, नांगल एक अलग प्लेस है। तो इसमें 2 डैम्स क्यों बनाए गए? क्योंकि देखो क्या होता है कि रिवर के ऊपर जब डैम्स बनाया जाता है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। जब ओवरफ्लो होता है तो वो जिसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो तो फिर वेस्ट होने लगता है। उस वेस्ट होने से बचाने के लिए नीचे और एक डैम बना दिया जाता है। तो ऐसा ही किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर एक डैम बना दिया गया है भाखड़ा पर, फिर उससे 13 किलोमीटर के नीचे वाले इलाके पर एक दूसरा डैम बनाया, ताकि जो ओवरफ्लो वाटर होता है इसके ऊपर का, उस वाटर को हम क्या कर सकें, उस वाटर को हम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्लेस यहाँ पर अपन देख सकते हैं। फ्रॉम दिस डैम several canals including भाखड़ा कैनल्स, सरहिंद कैनल्स, नांगल कैनल्स, बिस्ट दोआब कैनल, नरवाना कैनल्स एट्सेट्रा हैव बीन कार्ड आउट। किस लिए? ताकि इरिगेशन हो सके। किस लिए? ताकि इलेक्ट्रिसिटी हो सके। अभी इलेक्ट्रिसिटी के लिए नांगल पावर प्लांट भी बनाया गया है। इतना ही नहीं, कोटला और गंगवाल नाम के प्लेसेस पर 2 अदर पावर प्लांट्स भी डेवलप किए गए हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लेकर कहा था कि देयर इज़ समथिंग अमेजिंग एंड एस्टोनिशिंग इन दिस डैम। कहते हैं कि इस डैम में कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ विस्मयकारी है, एंड वेन एवर यू लुक एट इट यू फील एक्साइटमेंट इन योर हार्ट। भाखड़ा इज़ अ मॉडर्न टेम्पल ऑफ रिवाइव्ड इंडिया एंड इट इज़ अ सिंबल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भाखड़ा एक आधुनिक भारत का आधुनिक मंदिर है, ये देश के विकास का प्रतीक है। आप जब भी इस डैम को देखोगे तो आप अपने मन में, आप अपने दिल में एक एक्साइटमेंट फील करोगे, आप अपने दिल में एक जोश की अनुभूति फील करोगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। वैसे सही भी है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ ही साथ इससे कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और भी कई प्रकार के डेवलपमेंट्स ये लेकर आता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।